अमृतपाल सिंह संधू आजकल ये नाम काफी चर्चा में है, जो पंजाब के कुछ लोगों के लिए उभरता हुआ लीडर है। कुछ महीनों पहले ये आदमी बहुत नॉर्मल पंजाबी था जो दुबई में काम कर रहा था और आज ये पंजाब में सबसे पॉपुलर लोगों में से एक है। पिछले साल सितंबर से पहले अमृतपाल सिंह कुछ ऐसे भेष में दिखता था और सितंबर के बाद कुछ ऐसे भेष में दिखने लगा जैसे बहुत बड़ा धार्मिक सरदार है। ये हमेशा 10 से 15 लड़कों के साथ ट्रैवल करता है जिनके हाथ में गन्स और हथियार होते हैं। अमृतपाल का कहना है कि उसका एजेंडा है रिलीजन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना पंजाब में। अमृतपाल के ग्रुप ने कई गुरुद्वारों पर हमला भी किया है, ये कहकर कि गुरुद्वारे का मैनेजमेंट सिखों की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। अमृतपाल ने कई एग्रेसिव स्पीच भी दी है जहां उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैग किया, ये कहते हुए कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और सिखों को अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तान की डिमांड वापस रखना, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश सिखों के लिए। खालिस्तान ये शब्द कहां से आया? क्या ये शब्द सेकंड पार्टीशन करा सकता है? क्यों 1980 के बाद से खालिस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं? क्या है ये खालिस्तान? अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ब्रिटिश कॉन्सुलेट के बाहर भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना भी दिया। सिखों का कहना है कि भारत हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी शान है। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 1920 में आया था। चलिए शुरू से समझते हैं। देखिए, पंजाब में कभी भी इलेक्शन हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो, कोई भी मुद्दा उठता है तो मीडिया में हमेशा खालिस्तान का ही नाम आता है। अब कई लोग सोचते हैं कि खालिस्तान की मूवमेंट 1980s में शुरू हुई, लेकिन सच ये है कि इन सभी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये उस टाइम का पूरा सिख एम्पायर है जिसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया, कोई अटैक नहीं। लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, ब्रिटिश अपना कंट्रोल जमा लेती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ब्रिटिश हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इन्होंने सिखों को हिंदुओं से दूर रखने के लिए सेम चीज की। तो ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पर कब्जा कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह के बच्चों को पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट कर दिया ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से जो सिख एम्पायर को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने वाले थे वो कोई बच्चा ही नहीं था। जो लोकल महान थे उन्हें गुरुद्वारे का प्रीस्ट बनाया गया और कंट्रोल उनके हाथों में दिया गया। लेकिन सिखों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाया कि ये गुरुद्वारे महान से नहीं चला सकते थे और प्रेशर इतना ज्यादा था कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंत्स को हटाया और गुरुद्वारों पर कंट्रोल लिया। उस टाइम से आज तक SGPC ही गुरुद्वारों को रेगुलेट करती है और इनके प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। सिख एम्पायर हमेशा से ही इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी एम्पायर था। ब्रिटिशर्स ने कब्जा तो किया था, लेकिन सिख एम्पायर ये समझते थे कि ये टेम्पररी बेसिस पे है। जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे, हमें हमारा सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। सिख एम्पायर को पहला झटका लगता है 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेसी देश बनेगा जहाँ वोटिंग कराई जाएगी। सिख कम्युनिटी सोचती थी कि जैसे ही इंडिपेंडेंट मिलेगी, हमें हमारा सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। पर पूर्ण स्वराज की बात सुनकर सिख कम्युनिटी खुश नहीं थी। 1946 में आजादी से लगभग 1 साल पहले ब्रिटिशर्स की जाने की बात होने लगी, तो सिख लीडर्स ने बात उठाई कि उन्हें उनका पंजाब वापस मिलना चाहिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि पहले जो बोला वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है वो मैटर करेगा। अब जैसे ही अंग्रेजों का जाने का टाइम आया, तो मुस्लिम ने पार्टीशन की बात कर दी, जिससे सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सिख कम्युनिटी का कहना था, हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पार्टीशन होगा तो हमें भी अपना एक नया देश चाहिए, सिखिस्तान। पार्टीशन के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो सिख कम्युनिटी का ही हुआ है। लेकिन अब सिख कम्युनिटी चाहता था एक अपना पर्टिकुलर स्टेट। पहले पंजाब कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन 1966 के बाद पंजाब के 3 टुकड़े हो गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लेकिन बात जब बिगड़ती जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और एक नया देश बना, बांग्लादेश। उस टाइम जुल्फिकर अली भुट्टो पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने और उन्होंने शपथ ली कि वो इंडिया से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे। भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। बात कही थी तमक फतेह नामक एक कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट ने।
खालिस्तान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल होता है 1971 में न्यूयॉर्क टाइम के एक एडवर्टाइजमेंट में। इंडियन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि ये एड वॉशिंगटन में सिचुएटेड पाकिस्तान एम्बेसी ने ही दी है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि खालिस्तान एक बफर का काम करता है। जो भी नदियों का पानी पाकिस्तान में आता है वो पंजाब से ही होकर गुजरता है। खालिस्तान से नेगोशिएट करना आसान है इंडिया के मुकाबले, ये पाकिस्तान को लगता है। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान हमेशा से सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान का एरिया जो पंजाब में सिचुएटेड है वो कभी भी खालिस्तान में इंक्लूड नहीं करते। अगर अब बात करें कि इंडिया में क्या हो रहा था, तो पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले 1967 में अकाली दल के नेता जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिखों के लिए भी एक अलग स्टेटस होना चाहिए। और 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया जिसमें कई सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स के साथ साथ सिख सुपरमैसी की भी मांग की थी। उसी समय एक नया लीडर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरवाला। उन्होंने पंजाब के यूथ को रेडिकलाइज करना शुरू किया और एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की जिसका इन्होंने नाम रखा धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआती दिनों में तो वो आनंद साहिब रिजोल्यूशन की डिमांड पर काम करते रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उनके एक्शन चेंज हो गए। अब ये प्रमोट करते हैं मिलिटेंट और रेडिकल वर्जन ऑफ सिखिज्म और शुरू हो जाता है पंजाब का वॉयलेंट पीरियड। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू की। किडनैपिंग, किलिंग, बॉम्बिंग पंजाब में सब कॉमन हो चुका था। कई लोग ऐसे भी थे जो खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, लेकिन इनका मुंह बंद करा दिया गया इन लोगों के द्वारा। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 12,000 लोग तो सिविलियंस थे, मतलब बेकसूर लोग थे। भिंडरवाला ने जबरदस्ती गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाया था और यहाँ उसने हथियार और गोलियां छुपाई थी। 6 जून 1984 को हमारी पीएम इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और भिंडरवाला को मार गिराया, लेकिन इसमें कई सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3,000 इनोसेंट सिख भी मारे गए। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया और इस कारण नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स हुए। ऑफिशियल फिगर कहता है कि इन राइट में 3500 से भी ज्यादा जाने गए, पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कहती है कि इसका नंबर 8,000 से 17,000 के बीच में है। अब भिंडरवाला को गुजरे हुए 40 साल हो चुके हैं। खालिस्तान मूवमेंट भी एक तरीके से खत्म था, लेकिन हम इस वर्ड को आज भी सुनते हैं। सोचने वाली बात तो ये है, दुबई से आया एक 29 साल का लड़का कैसे इतना बड़ा लीडर बन गया, कैसे वो इतनी ज्यादा फॉलोइंग पा लेता है और क्यों पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। ये सारी बातें शायद बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल ना हो। तो इन सभी के बीच में दीप सिंधु जो एक एक्टर हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम बोला और काफी बातें फार्मर प्रोटेस्ट में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली। दीप सिंधु ने वारिस पंजाब के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका मेन मोटिव था कि ये सेंटर से पंजाब के हक दिलाएंगी, साथ ही पंजाब के कल्चर को सेव करेगी। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले ही इनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब अमृतपाल सिंह दुबई से ही दीप सिंधु के कांटेक्ट में था, लेकिन इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। दीप सिंधु की मौत के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया गया। अब इस बात पर दीप सिंधु की फैमिली का कहना था कि अमृतपाल का दीप सिंधु से कोई लेना देना नहीं है, इसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अमृतपाल के जो सपोर्टर्स थे, जो उसके करीबी थे, उन्होंने कहा कि दीप सिंधु के जो समर्थक है उन्होंने ही वारिस पंजाब डे का हेड बनाया है अमृतपाल सिंह को। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल की एंट्री होती है इंडिया में भिंडरवाले के पुश्तैनी गांव में। वहां पर एक दस्तरबंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है और हजारों लोग आए। ये देखकर सभी शॉक थे क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला। कोई दुबई से आए और इतना ज्यादा सपोर्ट मिले, ये सभी के लिए एक शॉकिंग चीज थी। इस सेरेमनी में काफी बार खालिस्तान के नारे भी लगे। अमृतपाल ने आते ही बताया कि भिंडरवाले उनके आदर्श हैं। भिंडरवाले की तरह ही ड्रग्स की बात की और भी काफी बातें बोली, और जिसमें सिखों को केस रखने के लिए कहा और अपने धर्म को बढ़ाने की बात करी और कहा अब से जो भी बेदबी करेगा ना उसको पुलिस को दिया जाएगा और ना ही उस पर कोर्ट केस चलेगा, अब इसे सजा हम देंगे। सोशल मीडिया में भी अमृतपाल सिंह बहुत तेजी से फेमस हो रहा है और यंग जनरेशन का भारी सपोर्ट है। और जब इस 24 फरवरी इनका साथी तूफान सिंह को अरेस्ट कर लिया गया किडनैपिंग के मामले में, तब अमृतपाल के साथ हजारों लोग निकल कर आए। उनके हाथों में हथियार और बंदूकें थी
और साथ में अमृतपाल ने अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा, अपने साथ ही नहीं अपने सर पर रखा, ताकि पुलिस इन पर कोई भी चार्ज ना ले सके। पुलिस अगर उस पर कार्रवाई करती तो वो बेदबी हो जाती। पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और तूफान को छोड़ना पड़ा। इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए और अजनाला इंसिडेंट से अमृतपाल सिंह को काफी पॉपुलैरिटी मिली। ऐसे लोग जो अपना नया लीडर चाहते थे, उन्हें अमृतपाल सिंह में एक नया नेता मिला और अब खालिस्तान और अनंत साहिब रिजोल्यूशन का जो इशू है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अमृतपाल का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू बिल्कुल पीसफुल तरीके से खालिस्तान की मांग कर रहा है, लेकिन उसने हिंसा के तरीके से भी कभी इनकार नहीं किया। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंसा जरूरी है? क्या हम जिस तरह से रह रहे हैं सब लोग मिलकर नहीं रह सकते? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब करें।